कौन बनेगा जीनियस। खेल के नियम पता है आपको, दो दो लाइफ लाइन मिलती है, एक लाइफ लाइन ऑप्शन लेने की और दूसरी लाइफ लाइन बाहर जाकर पूछने की। यदि आप कोई भी लाइफ लाइन नहीं लेते तो आपको आधा अंक बोनस का मिल जाए। तो टीम ए के लिए पहला प्रश्न जो मेरे हाथों में आया है वो प्रश्न ये है, नाम नहीं लिखा है, प्रश्न किसके द्वारा भेजा गया। इंदिरा गांधी इंडोर स्टेडियम कहाँ स्थित है। टीम ए, इंदिरा गांधी इंडोर स्टेडियम कहाँ स्थित है, ये बताइए टीम ए। प्रयागराज इंदिरा गांधी इंडोर स्टेडियम लॉक किया गया। आपके जवाब को कंप्यूटर वासन जांचा परखा। आपका जो तुक्का भी है वो भी उतना जबरदस्त नहीं चला, हाँ कुछ आप करीब थे आपका जो तुक्का। इसका सही जवाब है, कंप्यूटर वासन ने जांचा परखा समझा, इंदिरा गांधी प्रयागराज, जिसका नाम पहले था इलाहाबाद। और इंदिरा गांधी का नाम इलाहाबाद से जुड़ा है क्योंकि इलाहाबाद में उनके पिताजी जवाहरलाल नेहरू का जुड़ाव रहा है आनंद भवन से। लेकिन इंदिरा गांधी इंडोर स्टेडियम आपका है नई दिल्ली में। आपको ध्यान रखना चाहिए, भारत की प्रधानमंत्री रही हैं तो निश्चित ही दिल्ली से उनका एक बहुत बड़ा जुड़ाव है। तो आपका जवाब गलत था और आपको 0 अंक दिया जाता है। टीम बी के लिए प्रश्न, और ये प्रश्न भेजा है कीर्ति यादव ने। महाराजा रणजीत सिंह के राज्य की राजधानी क्या थी। देखिए ध्यान रखिए, महाराजा रणजीत सिंह जब राजा थे तो उस समय उनके राज्य की राजधानी क्या थी। टीम बी के लिए प्रश्न, हाँ बताइए। लाहौर। देखिए ध्यान रखिए, लाहौर उस समय भारत का ही एक हिस्सा था। ये तो पाकिस्तान का बंटवारा स्वतंत्रता के बाद हुआ है। लाहौर पाकिस्तान, ये भारत का हिस्सा था और राजधानी थी लाहौर। टीम ए के लिए प्रश्न, 1 अंक दिया जाए टीम बी को। और ये प्रश्न आया है नमन यादव की ओर से। टीम ए, प्याज में गंध किसके कारण होती है। जैसे गाजर का लाल रंग एंथासाइनिन के कारण होता है, प्याज में गंध जो होती है, मिर्च में जो तीखापन होता है वो भी एक किसी तत्व के कारण होता है, लेकिन प्याज में जो गंध होती है वो किसके कारण होती है। टीम ए क्या बताया, एलाइसिन। जवाब जो लिख कर आया वो है एलाइन। मैं इस पर आश्वस्त नहीं हूं कि क्या जवाब सही है, इसको मैं गूगल से सर्च करके ही या कुछ किताबों से कंसल्ट करके बताऊंगा। एलाइसिन, इसके लिए आपको अंक नहीं दिया जाता, आप बहुत करीब थे, लेकिन एलाइन सही जवाब है। एलाइसिन, इसके लिए मैं आपको आधा अंक जरूर दूंगा, आधा अंक दिया जाए टीम बी को और टीम ए को आधा अंक। अब टीम बी के लिए प्रश्न, और ये प्रश्न आया है दिव्या यादव की ओर से। व्हाट इज द नेम ऑफ मैप्स बुक्स, जिसमें मैप बने होते हैं, मैप, उस किताब का क्या नाम होता है। हाथ उठाइए टीम बी, समय को ना खपाते हुए, हाँ बताइए। एटलस। एटलस जो बुक होती है वो होता है मैप का संग्रह, यानी बहुत सारे मैप होते हैं, राजनैतिक, भौतिक। अब टीम ए के लिए प्रश्न, अंक दिया जाए टीम बी को 1। टीम ए के लिए जो प्रश्न आया वो नित्या की ओर से भेजा गया है। मेजर ध्यानचंद के जन्म दिवस को हम किस रूप में मनाते हैं। टीम ए हाथ उठाइए, हाँ राष्ट्रीय खेल दिवस। और मेजर ध्यानचंद का जो जन्म हुआ था 29 अगस्त, राष्ट्रीय खेल दिवस के रूप में मनाते हैं। झांसी में उनका एक बहुत बड़ा स्टेचू है, सम्मान उनको देने के लिए बहुत बड़ा स्टेचू बना है। झांसी कभी जाए तो उस जगह जरूर घूम के आए। और अब टीम बी के लिए प्रश्न, टीम बी के लिए तीसरा प्रश्न, मनुष्य की प्रत्येक कोशिका में कितने गुणसूत्र होते हैं। कितने गुणसूत्र होते हैं, जोड़ा गुणसूत्र होते हैं। कल्पना की ओर से भेजा गया प्रश्न टीम बी के लिए, हाँ बताइए। 23 गुणसूत्र, वेरी गुड। आप लोग पढ़ते हैं तो उसका ही परिणाम है 23 अंक, सॉरी 1 अंक दिया जाता है टीम बी के लिए। 23 जोड़े, सही है, यही प्रश्न पूछा गया, संख्या पूछी गई थी। और टीम ए के लिए प्रश्न भेजा गया आदेश की ओर से। आदेश किस टीम में, ए की ओर से, वेरी गुड। प्रकाश किरण का 7 रंगों में बंटना क्या कहलाता है। जी बताइए टीम ए। वर्ण विक्षेपण, बिल्कुल सही जवाब, 1 अंक दिया जाता है। देखिए वर्ण विक्षेपण क्या होता है, प्राचीन काल में कहा जाता था कि सूरज के 7 घोड़े होते हैं। ध्यान से सुनिए, सूरज के 7 घोड़े होते हैं। इसका अभिप्राय ये था कि जो सूरज की किरण होती है, अगर हम उसको वर्ण विक्षेपण करते हैं तो 7 रंगों में विभाजित होती है। 7 रंग, जिसको बोलते हैं विबग्योर, वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज एंड रेड। तो इस तरीके से इसको बोलते हैं वर्ण विक्षेपण। अगर हम किसी शीशे को पानी के अंदर डुबो कर उसके ऊपर कोई किरण डालते हैं और उसके बाद जब वो किरण वहाँ से निकलती किसी दीवार पर, तो 7 रंग वहाँ पर हमें दिखाई पड़ते हैं। बरसात के समय में हमें इंद्रधनुष दिखाई पड़ता है। ये सभी वर्ण विक्षेपण के उदाहरण हैं। और अब टीम बी के लिए प्रश्न, और ये प्रश्न जो भेजा गया है वो वंदना के द्वारा भेजा गया। टीम बी के लिए प्रश्न, जल में ऑक्सीजन की संयोजकता कितनी होती है।
जल में ऑक्सीजन की संयोजकता कितनी होती है? जल का सूत्र याद होना चाहिए, उसके बाद ही आप बता पाएंगे कि जल में ऑक्सीजन की संयोजकता कितनी होती है। ये बताइए, जल में ऑक्सीजन की संयोजकता कितनी होती है? 2। लॉक किया जाए। कंप्यूटर महाशय ने आपके जवाब को लॉक किया, आपके जवाब को जांचा, परखा, समझा। और ये तो प्रश्न लिखने वाला जानता होगा कि ये जवाब सही है या गलत, लेकिन कंप्यूटर महाशय ने आपके जवाब को बताया कि आपका जवाब बिल्कुल सही है। और अब टीम ए के लिए प्रश्न ध्यान से दीजिए, इधर ध्यान दीजिए। प्रश्न भेजा गया है कृष्णा के द्वारा, कृष्णा। और इस प्रश्न को स्वाधीन भारत के प्रथम रक्षा मंत्री कौन थे? टीम ए, स्वाधीन भारत के प्रथम रक्षा मंत्री कौन थे? स्वाधीन भारत के मतलब जब देश हमारा स्वतंत्र हो गया तो प्रथम रक्षा मंत्री कौन थे? 4 ऑप्शन इस तरह हैं: वल्लभ भाई पटेल, बलदेव सिंह, राजगोपालाचारी, सुखदेव सिंह। स्वाधीन भारत के पहले रक्षा मंत्री। चलिए जवाब दीजिए और आपका समय शुरू होता है। आप बलदेव सिंह लॉक किया जाए। कंप्यूटर महाशय के जवाब को लॉक किया जाए। कंप्यूटर महाशय ने जांचा, परखा, समझा और आपका जवाब बिल्कुल सही है। अब टीम बी के लिए अंतिम प्रश्न जो आपके द्वारा भेजे गए, उसके बाद श्रृंखला शुरू होगी हमारे द्वारा पूछे गए प्रश्नों की। ये प्रश्न भेजा है मुस्कान ने आपके लिए। प्रश्न टीम बी के लिए प्रश्न है, अगर किसी व्यक्ति ने 200 रुपए की कोई वस्तु खरीदी और 160 रुपए की उस वस्तु को बेचा, 200 रुपए में खरीदा और 160 रुपए में बेचा, तो उसे कितने प्रतिशत हानि हुई? बताइए। 40% हानि हुई। मैं कितने प्रतिशत हानि हुई, मैं ये प्रश्न पूछ रहा हूं। और इसके लिए जवाब सही देने के बाद भी आपका आधा अंक काटा जाएगा, क्योंकि आपने प्रश्न पूछने वाले को गुमराह किया है। चलिए, 40% हानि हुई। आपके जवाब को जांचा गया, परखा गया, समझा गया और आपका जवाब बिल्कुल गलत है। देखिए, मैंने कल भी इस तरह का प्रश्न आया था कि 200 रुपए की प्रश्न आया था कि 200 रुपए की कोई वस्तु खरीदी, 240 में बेची, तो कितने प्रतिशत लाभ हुआ? तो आपने कहा 40% लाभ हुआ। तो मैंने कहा था कि ये तो 40 रुपए लाभ है, प्रतिशत लाभ नहीं। प्रतिशत लाभ 100 रुपए पर निकाला जाता है और 200 रुपए पे 40, तो 100 रुपए पे 20 रुपए का 20% लाभ हुआ। इसी तरह यहाँ पर 200 रुपए की वस्तु खरीदी, 160 रुपए की बेची, तो यहाँ पर हमें 40 रुपए का नुकसान हुआ। 200 रुपए पे 40 रुपए का नुकसान हुआ तो 100 रुपए पे। आपको बताना है क्षीर किसका पर्यायवाची है, दूध का या समुद्र का? क्षीर पर्यायवाची है। किसके लिए क्षीर शब्द का प्रयोग करते हैं, दूध के लिए या समुद्र के लिए? प्रश्न है भूपति। भूपति शब्द, भूपति पर्यायवाची किसके लिए प्रयोग होता है? ऑप्शन है आपके लिए राजा के लिए या फिर भगवान राम के लिए। भूपति, भूपति शब्द किसके लिए प्रयोग होता है? पर्यायवाची किसका पर्यायवाची है? राजा के लिए या भगवान राम के लिए? बड़ा ही कठिन प्रश्न है, बहुत सोच समझ के जवाब दीजिए। भगवान राम के लिए। आपके जवाब को लॉक किया जाए। या आपको जांचा गया, परखा गया, समझा गया। भूपति का प्रयोग राम के लिए किया जाता है और आपका जवाब बिल्कुल गलत है। भूपति शब्द का प्रयोग राजा के लिए होता है। ये बात ठीक है कि भगवान राम राजा थे, लेकिन वो तो पूरे संसार के, पूरी सृष्टि के पति है। केवल भू के पति, भूपति जो शब्द विशेष प्रयोग किया जाता है वो राजा के लिए प्रयोग किया। नरेश, भूपति, ये शब्द जो है राजा के लिए प्रयोग किए जाते हैं। और टीम बी के लिए प्रश्न आपको बताना है, केवला देव घाना राष्ट्रीय उद्यान, ये साइबेरिया सारस, पनकौआ, धनेश, दरबी मुख बटेर, टिकरी, बगुला, सांभर, चीतल, काला मृग, सिविट बिल्ली, इतनी दुर्लभ प्रजातियां पाई जाती हैं केवला देव घाना राष्ट्रीय उद्यान। तो आपको बताना है कि ये किस राज्य में है, केवला देव घाना राष्ट्रीय उद्यान। टीम बी, आपका जवाब है गुजरात में है केवला देव घाना राष्ट्रीय उद्यान। आपका जवाब लॉक किया गया, जवाब जांचा गया, परखा गया, समझा गया। आपका जवाब बिल्कुल गलत है। ये राजस्थान में भरतपुर में है केवला देव राष्ट्रीय उद्यान। चलिए, टीम ए के लिए प्रश्न। टीम ए के लिए प्रश्न है कि जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क किस स्थान पर जहां पर हाथी, पांडा, बाघ आदि पाए जाते हैं? जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क, जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क केरल में है। जिम कॉर्बेट
कंप्यूटर महाशय ने आपके जवाब को जांचा, परखा, समझा और आपका जवाब बिल्कुल गलत है। ये उत्तराखंड नैनीताल में है जिम कॉर्बेट। याद रखिए जिम कॉर्बेट काफ़ी दुधवा, जिम कॉर्बेट, गिर, ये काफ़ी फेमस राष्ट्रीय उद्यान है जिनके बारे में आपको सही जानकारी होनी चाहिए। कंचनजंगा, काजीरंगा, चलिए मैं बता दूं, काजीरंगा है असम में, इसके बाद आपका कंचनजंगा है सिक्किम में, उसके बाद आपका दुधवा है उत्तर प्रदेश के लखीमपुर खीरी में, और जिम कॉर्बेट है उत्तराखंड में, केवलादेव राजस्थान भरतपुर में। तो आपका जवाब बिल्कुल गलत था, 0 अंक दिए जाते। अब टीम बी के लिए प्रश्न, टीम बी के लिए प्रश्न है, कालिंदी नदी, कालिंदी किस नदी का पर्यायवाची है? कालिंदी, कालिंदी किस नदी का पर्यायवाची है? बताइए, हाथ उठाइए। हाँ, कावेरी नदी का पर्यायवाची है कालिंदी नदी। कंप्यूटर महाशय ने आपके जवाब को जांचा, परखा, समझा और आपका जवाब बिल्कुल गलत है। कालिंदी नदी यमुना नदी का पर्यायवाची। कालिंदी का प्रयोग कालिया नाग रहता था यमुना नदी में, इस तरह आप याद कर सकते हैं। जब भगवान कृष्ण की कहानी आती तो कालिंदी शब्द का प्रयोग होता है। जैसे गंगा का पर्यायवाची है भागीरथी, मंदाकिनी, देव नदी, उसी तरह यमुना का पर्यायवाची याद कर लीजिए, कालिंदी, अर्कजा, रवितनया, जमुना, तरिणी, तनुजा, सूर्यजा, कृष्णा। कृष्णा नदी भी एक स्वयं में नदी और यमुना नदी का भी सहायक पर्यायवाची शब्द है। अब टीम ए के लिए प्रश्न, टीम ए के लिए प्रश्न है, सीधे ठोस से गैस बनने वाला पदार्थ, जिस प्रक्रिया को हम लोग ऊर्ध्वापतन कहते हैं, शायद उसको इंग्लिश में सब्लिमेशन बोलते हैं, ऊर्ध्वापतन। इसमें क्या होता है कि ठोस वस्तु सीधी गैस में बदल जाती है, गैसीय अवस्था में पहुंच जाती है। तो उस एक ऐसे पदार्थ का नाम बताना है आपको जो काफ़ी फेमस है, सीधा गैस में बदलता है, ठोस से द्रव में नहीं बदलता, ठोस से सीधा गैस में बदलता। चलिए बताइए, उबलता हुआ पानी। आपके जवाब को लॉक किया गया। कंप्यूटर महाशय ने जवाब को देखा और कहा कि निहायत ही बेवकूफ़ी भरा जवाब। आप एक सोचिए, मैं कह रहा हूँ सीधा ठोस से गैस में बदलता, और उबलता हुआ पानी तो द्रव अवस्था में, बीच में कहाँ से आ गया? इसका सही जवाब है कपूर। कपूर जो होता है ठोस अवस्था में होता है, लेकिन जब वो जो है छोड़ देते हैं हम तो अपने आप उड़ जाता है, वो सीधा गैस में बदलता है, ठोस से सीधा गैस में। इसको बोलते हैं कपूर, कैम्फूर। ये सीधा ठोस से गैस में बदलता है। कि किस देश को सांपों का देश कहा जाता है? सांपों का देश यानी कि वहाँ बहुत सांप पाए जाते हैं। टीम बी, हाँ चलिए जवाब दीजिए। नागालैंड। मैं देश की बात कर रहा हूँ, ये राज्य की, भारत का एक राज्य है। समय है आपके पास, अभी समय शुरू होता है। अब किस देश कौन सा देश है जिसे सांपों का देश कहा जाता है? चीन को सांपों का देश कहा जाता है। आपका जवाब बिल्कुल गलत है। ब्राजील को सांपों का देश कहा जाता है। ब्राजील, याद रखिए भविष्य के लिए, ब्राजील को सांपों का देश कहा जाता है। मेरे पास ये किताब है, ये पेज, इस पेज को सभी लोग याद कर लेंगे कल। मैं इसको मोड़ रहा हूँ, इसमें किस देश को किस उपनाम से जानते हैं सारे दिए गए हैं। अगर ये आप याद कर लेंगे भविष्य में काफ़ी काम आएंगे। अब टीम ए के लिए प्रश्न, टीबी, ध्यान से सुनिए। टीबी का नाम सुना है? टीबी, कौन सी टीबी? बीमारी, जिसको हिंदी में बोलते हैं क्षय रोग। ये किस सूक्ष्म जीव द्वारा फैलता है? टीम ए के लिए प्रश्न, टीबी किस सूक्ष्म जीव के द्वारा फैलता है? आप ध्यान दीजिए, सूक्ष्म जीव हैं जैसे विषाणु, जीवाणु, अमीबा, प्रोटोजोआ, ये सभी सूक्ष्म जीव होते हैं। आप कवक, परजीवी। तो आपको ये बताना है कि जो टीबी है वो किस सूक्ष्म जीव के द्वारा फैलता है। तो ऑप्शन वाली लाइफ लाइन लेने की कोई ज़रूरत नहीं थी, क्योंकि ऑप्शन तो मैं पहले ही बता चुका हूँ, जीवाणु, विषाणु, अमीबा, पैरामीशियम। बताओ एक ऑप्शन और बता दें। विषाणु, जीवाणु, अमीबा, पैरामीशियम, प्रोटोजोआ। किससे आप बताएंगे? टीबी किस सूक्ष्म जीव के द्वारा फैलती है? बताइए। जीवाणु, लॉक किया जाए जीवाणु। कंप्यूटर मासन के जवाब को लॉक किया जाए। कंप्यूटर मासन आपके जवाब को जांचा, परखा, समझा। ये पेज है पूरा, याद कर लीजिए। इसमें क्षय रोग, खसरा, चिकन पॉक्स, पोलियो, हैजा, टाइफाइड, हेपेटाइटिस, मलेरिया, डेंगू, चिकनगुनिया, ये किस सूक्ष्म जीव द्वारा फैलते हैं, ये सब दिया गया। तो ये आपका जवाब जो है वो बिल्कुल सही है। और अब टीम बी के लिए प्रश्न, आपको बताना है गुलाम वंश के किस शासक को गुलामों का गुलाम कहा जाता है? गुलामों का गुलाम, गुलाम वंश के किस शासक को गुलामों का गुलाम कहा जाता है? चाहे तो आप लाइफ लाइन ले सकते हैं ऑप्शन की, बाहर जाकर पूछने की।
तो प्रश्न था कि गुलामों का गुलाम किसे कहा जाता है। तो ऑप्शन वाले की लाइफ लाइन आपने ली, तो 4 ऑप्शन मैं दे रहा हूँ। कुतुबुद्दीन ऐबक, इल्तुतमिश, बलवन और अलाउद्दीन खिलजी। किसको गुलामों का गुलाम कहा जाता है? कुतुबुद्दीन ऐबक, इल्तुतमिश, बलवन, अलाउद्दीन खिलजी। किसको गुलामों का गुलाम कहा जाता है? चलिए बताइए। बलवन को गुलामों का गुलाम कहा जाता है। चलिए कंप्यूटर भाषण के जवाब को लॉक कीजिए। जांचा, परखा, समझा, और आपका जवाब बिल्कुल गलत है। इल्तुतमिश को गुलामों का गुलाम कहा जाता है और इल्तुतमिश ने ही सिक्के, चांदी का टंका, तांबे का जीतल चलवाया था, जिसमें शुद्ध अरबी लिपि में लिखवाया था। तो इल्तुतमिश को गुलामों का गुलाम कहा जाता है। के लिए प्रश्न बहुत ज़्यादा नहीं बचे हैं। जो फ्यूजीयामा ज्वालामुखी है, सुप्त ज्वालामुखी, इसमें सोया हुआ है, कभी कभी इसमें से लावा निकलता है। फ्यूजीयामा जो ज्वालामुखी है वो किस देश में है? फ्यूजीयामा ज्वालामुखी किस देश में है? जैसे कि अमेरिका का कोटोपैक्सी, तो फ्यूजीयामा किस देश में है? न्यूजीलैंड। फ्यूजीयामा ज्वालामुखी न्यूजीलैंड में है। ठीक है, न्यूजीलैंड की वैसे क्रिकेट टीम बहुत अच्छी है, नहीं ज्वालामुखी वहाँ का अच्छा नहीं है। आपका जवाब बिल्कुल गलत है। फ्यूजीयामा जापान का ज्वालामुखी है। टीम बी के लिए प्रश्न, पोपा ज्वालामुखी, ध्यान से सुनिए। टीम बी के लिए प्रश्न, पोपा ज्वालामुखी का नाम है पोपा। आपको बताना ये ज्वालामुखी किस देश में है? पोपा भारत में। तो जवाब को लॉक किया गया। जवाब आपका बिल्कुल गलत है। भारत के पड़ोसी देश बर्मा, यानी जिसको म्यांमार कहते हैं, वहां पर है पोपा ज्वालामुखी। अब टीम ए के लिए प्रश्न, अंतिम प्रश्न है रामायण से। प्रश्न थोड़ा हो सकता है कि आपको कठिन लगे, लेकिन इतना कठिन है नहीं। सीता जी जब अशोक वाटिका में रखी गई थी, तो उनकी सुरक्षा में, या कहें उनकी रखवारी में, या कहें उनकी देखरेख के लिए किसको रखा गया? बस उसका आपको नाम बताना है। उस स्त्री का नाम बताना है जिसको अशोक वाटिका में सीता जी की निगरानी के लिए, देखरेख के लिए खास तौर पर रखा गया था। टीम ए के लिए प्रश्न बताइए। हाँ, त्रिजटा लॉक किया जाए। कंप्यूटर भाषण आपके जवाब लॉक किया। जांचा, परखा, समझा। सीता जी की मुख्य निगरानी में, सहायिका के रूप में, रखवारी के रूप में त्रिजटा को ही लगाया गया था, जो विभीषण की पुत्री थी। जवाब आपका बिल्कुल सही है। टीम बी के लिए प्रश्न, जब राम लक्ष्मण को वनवास हुआ था, तो उन्हें अपने रथ से कौन छोड़ने गया था? टीम बी के लिए प्रश्न, राम लक्ष्मण को जब वनवास हुआ था, तो उन्हें रथ से कौन छोड़ने गया था? अयोध्या से बाहर जब वनवास के लिए गए थे राम लक्ष्मण, तो कौन छोड़ने गया था? और आपका समय शुरू होता है अब। केवट लॉक किया जाए। केवट को, आपके जवाब को लॉक किया गया। आपके जवाब को जांचा गया, परखा गया, समझा गया। और आपका जवाब देखिए, केवट जो थे उन्होंने नदी को पार कराया था राम लक्ष्मण को, ना कि केवट एक नौका खेने वाले व्यक्ति थे, और के उनको जंगल को छोड़ रहे हैं अयोध्या से अपने रथ में ससम्मान जो बिठा कर ले गए थे, वो उनके राज्य मंत्री थे और जिनका नाम था सुमंत। तो सही जवाब है सुमंत। केवट गलत है, इसलिए आपको 0 अंक दिया जाता है। और इस तरह आज का ये खेल समाप्त हुआ। आपको इधर आधा अंक बोनस का मिलता है, क्योंकि आपने एक लाइफ लाइन का प्रयोग नहीं किया। और इस तरह आपको 4 और आधा अंक, 4.5 अंक मिलते हैं। और इन्होंने दोनों लाइफ लाइन का प्रयोग किया है, इसलिए एक भी बोनस का अंक नहीं, लेकिन आधा, 1, 1.5, 1, 2.5, 1, 3.5, 4.5, 5.5। तो इधर 5.5 अंक, इधर 4.5 अंक। 1 अंक से ये टीम विजयी घोषित की जाती है। और कल फिर मिलते हैं नए प्रश्नों के साथ, नई तैयारी के साथ। आप हमारे साथ जुड़ें और इस तरह अपना सामान्य ज्ञान बढ़ाएं।